कुछ दिन पहले हमारी दुनिया के महान महान खगोल शास्त्री ने मिलकर एक रिसर्च की और उस रिसर्च में पाया गया कि पूरे मल्टीवर्स में अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहीं पाई जाती है तो वो एकमात्र जगह है भारत। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के और अलग अलग विचारधारा के लोग साथ में रहते हैं। बात तो सही है, साथ में ही तो रहते हैं, लेकिन क्या साथ में रहने का मतलब साथ में होना होता है? एक छोटी सी पतली सी लाइन है साथ में रहने और साथ में होने के बीच में। जैसे कि अगर हम कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई बोलता हुआ मिल ही जाएगा कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। और पंजाब में अगर किसी खालिस्तानी सोच रखने वाले से बात होती है तो वो भी बोलेगा कि भाई पंजाब है वो भी इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो अपने खालिस्तान की बोंगियां मारना शुरू कर देगा। चीर चीर वैरियों के लोग भूख खिला रहे हैं, मार मार दोखियों में दानतियों पंजाब है, जहां तेंग तेग की जोरावरी दिखाते हैं। ऐसे ही सेम हालात नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य और बंगाल में भी है। इसके अलावा साउथ इंडिया के जो राज्य है वहाँ की लैंग्वेज वॉर के बारे में तो आपने भी सुना ही होगा। कर्नाटक ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್। ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು। तो मतलब डाइवर्सिटी की तो जरा सी भी कमी नहीं है हमारी यहाँ, लेकिन अगर कमी है तो यूनिटी की। और ये बात हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखी है कि कुछ लोग ऐसे वक्त में भी देश के साथ नहीं थे। दरअसल बात यह है कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। हम सालों से कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर या तो फिर कभी विचारधारा के नाम पर आपस में लड़ते आए हैं, लेकिन अब एक नया खतरा मंडरा रहा है और वो है लैंग्वेज वॉर। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पिछली सारी प्रॉब्लम से काफी कठिन है। धर्म के नाम पर दंगे तो हमारे यहाँ काफी सालों से होते आ रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, लेकिन ये दंगे को हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए काफी आसान होता है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के जो भी आगेवान होते हैं, मतलब कि जो दंगों के ठेकेदार होते हैं, उसको खुश करना होता है। अगर उसको खुश कर दिया तो फिर दंगे अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में वो इंग्लैंड का किंग हेक्टर बारबोसा को ऊंचा ओहदा दे देता है, वैसे ही इस ठेकेदार को बाद में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी में ऊंचा ओहदा दे देती है कि जाओ भाई जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। मतलब दंगा करवाना फायदे का सौदा है, इसमें करियर बन ही जाता है। लेकिन अब जो ये लैंग्वेज वॉर नाम की जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, ये इतनी आसानी से निपटने वाली नहीं है। ये अभी बाल अवस्था में है, अभी इसको संन्यास दिलवा दो, वरना अगर ये युवानी में आ गई तो इसको ताकत आ जाएगी और फिर इसको रोकना तकरीबन असंभव जैसा ही होगा। क्योंकि ये कोई दो पक्षों के बीच की मैटर नहीं है, बल्कि ये मैटर है भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों की। This is our land. Okay. This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. 2001 के सेंसस की माने तो भारत में कुल 1635 मातृभाषा ये है। चलो ये अगर आपको ज्यादा लग रही है तो 234 भाषा ये तो बोली ही जाती है। अगर 234 भी ज्यादा है तो भाई 22 भाषा ये तो हमारे संविधान में दर्ज है। तो मतलब 22 पक्ष तो बनने ही बनने हैं। इतने सारे पक्षों को समझाना और हैंडल करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता। एक तरह से देखे तो ये समस्या हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। इतना खतरा तो हमारे लिए चाइना और पाकिस्तान भी नहीं है। हमारे बाकी देशों से पंगे कम है जो तुम अपने देश में पंगे खड़े करो। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम अबे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। ये कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अबे कन्नड़ा मार लिए। क्या बोल रहा है? कन्नड़ा माताड़ो। अपने देश में इस तरह से लोगों पे कुछ थोपना या कहना कि हम सुपीरियर हैं, हमारी भाषा को तुम याद करो, कैसे याद करेगा यार?
बेसिकली ये लैंग्वेज वॉर की शुरुआत हुई थी 1965 में, जब तमिलनाडु के एक सरकारी ऑफिस के सामने एक आग लगी हुई थी और ये आग किसी कचरे के ढेर को नहीं बल्कि एक मानव शरीर को जला रही थी और वो शरीर था चिन्नास्वामी का। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंदी को भारत की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। तो तब तमिलनाडु में ना तो किसी को हिंदी बोलना आती थी और ना ही तो समझना, तो प्रोटेस्ट तो होने ही थे। और इस हिंदी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में 150 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अगर हिंदी हम पे थोप दी गई तो हमारी तमिल लैंग्वेज और हमारा तमिल कल्चर दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। और ये डर फिर धीरे धीरे पड़ोसी राज्य में भी फैल गया, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला। और फिर सरकार के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट हुआ और तब जाके कांग्रेस ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। वैसे तो हमारे देश में जो राज्यों की सीमाएं तय की गई वो भी लैंग्वेज को ही बेस बनाकर की गई थी, जैसे कि गुजराती बोलने वालों का गुजरात, मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु। मगर ये इसलिए नहीं किया गया था कि दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले एक साथ नहीं रह सकते, बल्कि इसलिए किया गया था कि गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिक्कत ना हो लोगों से कम्युनिकेशन करने में। और इस बार यह प्रॉब्लम सिर्फ साउथ के राज्य में ही नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में भी है। वहाँ से भी आए दिन वीडियोस आते रहते हैं कि हिंदी बोलने पर लपेट लिया जाता है। After a KSRTC bus conductor was attacked for not communicating in Marathi while on duty. क्यों भाई? आलस पाहिजे मराठी. क्यों मराठी आना चाहिए भाई? आलस पाहिजे मराठी. किधर लिखा हुआ है? तुम्हाला टच करू नका. कहाँ पे लिखा हुआ है? टच करू नका मॅडम. तुम्ही टच करू नका मॅडम. तो बेसिकली ज्यादातर यूपी और बिहार से लोग इन साउथ के राज्यों में और मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में काम करने के लिए जाते हैं। मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। और वो लोग तो ना ही तो साउथ की एक भी लैंग्वेज जानते हैं और ना ही मराठी, तो उसे मजबूरी में ही हिंदी को ही सहारा बनाना पड़ता है क्योंकि उसको बस हिंदी ही आती है। और इससे साउथ वालों को लगता है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो कि एक सही बात भी है, क्योंकि आज अगर आप बेंगलोर में जाओ या तो फिर चेन्नई में जाओ या तो फिर मुंबई में जाओ तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको शायद कम ही सुनाई देगी, उसके बदले सुनाई देगी हिंदी। अरे मुंबई में तो 2 मराठी मिलते हैं तो वो भी हिंदी में बात करने लगते हैं। मतलब इतनी आदत हो गई हिंदी बोलने की। मैं भी जब 10 साल पहले अहमदाबाद जाता था तो पूरे बोर्ड्स लगे हुए थे वो गुजराती में ही थे, लेकिन आज की तारीख में अगर जाएंगे तो पूरे बोर्ड्स हिंदी में लगे हुए हैं और कोई भी रिक्शा वाला चाहे वो गुजराती ही क्यों ना हो वो आपके पास खड़े रहकर पहले आपसे बात हिंदी में ही करेगा, भले ही आप भी गुजराती हो। जैसे ही कोई शहर तरक्की करता है तो ऐसे चेंजेस तो आएंगे ही। और हमारे यहाँ कोई भी किसी भी राज्य में काम धंधा करने के लिए आजाद है और कोई भी भाषा बोलने के लिए भी आजाद है। तो चाहे यूपी के हो या बिहार के हो वो कोई भी राज्य में जा सकते हैं और कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। मतलब वो ड्रग्स या दारू तो नहीं बेच सकते, लेकिन जो भी लीगली धंधा बनता है वो कर सकते हैं और साथ में कोई भी भाषा भी बोल सकते हैं, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यूपी और बिहार में इतना विकास ही नहीं है कि वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, उसे फर्जियात बाहर जाना ही पड़ता है। वैसे अगर देखें तो बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई में ही रहते हैं और इनमें से ज्यादातर आउट स्टेट के ही है और ज्यादातर को मराठी बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। अगर इनके सामने जाएंगे तो फिर ये तोतले हो जाएंगे। साउथ में एक हिपोक्रेसी तो देखने को मिलती ही है। हिंदी को तो वो बिल्कुल ही नापसंद करते हैं, लेकिन इंग्लिश जो कि विदेशी आक्रांताओं की लैंग्वेज है उसे वो लोग पसंद करते हैं। इंग्लिश से उन लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। हालांकि मेरा कहना ये नहीं है कि हिंदी को एक्सेप्ट कर लो आप, लेकिन इंग्लिश को भी तो इतना पसंद मत किया करो। अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज से प्यार है तो बढ़िया बात है, 2000 साल पुरानी आपकी लैंग्वेज है तो उसे प्यार करो, लेकिन इंग्लिश को अपना बाप बनाने की क्या जरूरत है। और हम भी उन लोगों की इंग्लिश सुन के उनके तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि भाई वाह क्या इंटेलिजेंट बंदा है यार, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। लेकिन भाई इंग्लिश बोलना और इंटेलिजेंट होने में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सारे नेपो किड्स आज बड़े बड़े साइंटिस्ट होते, क्योंकि इससे अच्छी इंग्लिश तो शायद ही कोई बोलता होगा। साला अंग्रेज भी शर्मा जाइए। तो बस बात यही है कि हम माने या ना माने, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम तरक्की करेंगे तो बाहर से लोग तो आएंगे ही, तब भी तरक्की होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम अकेले आगे चले जाएंगे। ये भारत है,
इसे यूरोप मत बनाइए, और अगर यूरोप बनाना ही है तो संविधान में संशोधन करवाइए और लोकसभा राज्यसभा में से बिल पास करवाइए कि अब से कोई भी आदमी किसी भी राज्य में जाएगा तो वहाँ की लैंग्वेज आना कंपलसरी है, उसके अलावा एंट्री ही नहीं मिलेगी उसे। या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि ना तो तमिल, ना तो हिंदी, ना तो गुजराती, ना तो मराठी, संस्कृत को ही हमारी एक नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए और संस्कृत को पढ़ना कंपलसरी कर दीजिए। फिर अगले 40-50 साल के बाद भारत में हर कोई संस्कृत बोलता हुआ ही मिलेगा। वैसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज अभी तक कोई भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। तो संस्कृत को ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और उसको पढ़ाना कंपलसरी कर दिया जाए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो इस समस्या से वैसे ही मुक्त हो जाएगी। इन दो रास्तों के अलावा मुझे और कोई तीसरा रास्ता दिख नहीं रहा, और अगर आपको दिख रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय भारत, जय हिंद।